जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी भर्ती की, आपका सपना है टी आर्मी में जाने का, तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं टी आर्मी भर्ती 2026 के बारे में। आपको एक अपडेट दूंगा और साथ साथ में आपको प्रैक्टिस सेट, आपको पता है डेली शाम को आपको 8 बजे इसी छोटे से चैनल पर आपको मिलते हैं प्रैक्टिस सेट। और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो रहेगा वो रहेगा 60 नंबर का, 16 नंबर का रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे जीके के। हम 20 क्वेश्चन बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज, और जिसमें हम साइंस के भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे। और जिसमें मैथ के भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन रहेंगे, ये भी आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपका जो है 50 क्वेश्चनों का ये प्रैक्टिस सेट रहेगा। और 50 क्वेश्चन में से भाई टारगेट आपका वही रहने वाला है जो कि आपका हर बार रहता है, 40 प्लस आपको लेके चलने हैं। ये आपका एक्यूरेट एकदम बेहतरीन वाला स्कोर रहने वाला है। जो भाई 40 का अचीव कर रहा है वो सिलेक्शन बिल्कुल आराम से लेगा। ठीक है, एक्सीलेंट वाली सिलेक्शन लेगी। जो है वो 30 से 35 क्वेश्चन करेगा, उसका सिलेक्शन होगा एक्सीलेंट जिसकी रनिंग है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसको प्रैक्टिस सेट है, मन से लगाना है बहुत अच्छे से। तो प्यारे दोस्तों, जो भी भाई मेहनत कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट आप लगा के देख रहे होगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है कैसी नहीं। और दूसरी बात, जो प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं ना, ये टॉपिक वाइज है। और आज की भी इस प्रैक्टिस सेट में क्या है ना, हम व्याख्या भी करेंगे, साथ साथ में जो है ना व्याख्या भी करूँगा। इसलिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए इसको लगाना। और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रैक्टिस सेट करा हो ना भाई, ये जो मैंने बताया 17 जनवरी तक आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगी, तो 17 तारीख तक आपको मिलेगी। बस इनको ही रिपीट कर लेना, इनको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इनके ही आप प्रैक्टिस मार लेना, बस इसी से काम हो जाएगा आपका। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील बताना है। टॉपिक वाइज लिया है मैंने क्वेश्चनों को, जो है टॉपिक वाइज लिया। सबसे मीठे पानी की झील है, उसका नाम है वुलर झील। तो मैंने बताया कि व्याख्या सहित लिया है, तो भारत की सबसे मीठे पानी की झील जो है वो वुलर झील है, और ये जम्मू कश्मीर में है भाई। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लोकटक झील पूछा है। लोकटक झील जो होती है वो कहाँ पर है भाई? लोकटक जो झील है ना, वो मणिपुर में है। मणिपुर राइट हो जाएगा आपका। और इसके बारे में भी हर एक चीज़ के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से, लोकटक झील जो है भारत की जो है पूर्वोत्तर भाग में स्थित है, और ये मणिपुर राज्य की एक झील है। और यह अपनी सतह से तैरती हुई वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। जो इम्पोर्टेंट है, उसका क्षेत्रफल 280 वर्ग किलोमीटर है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए उसके बाद अगला, और इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, एक आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। इस झील पर जो है सबसे बड़ा जो है तैरता हुआ द्वीप भी है, जिसका नाम जो है केब्यूल लामजाओ है, और इसका क्षेत्रफल जो है 40 वर्ग किलोमीटर है। इसको ध्यान कर लेना। पूछा जा सकता है मणिपुर झील में ही जो है, इसके अंदर जो है एक सबसे बड़ा तैरता हुआ आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? केब्यूल लामजाओ। चलिए उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान है भाई ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उमियम झील किस राज्य में है? उमियम झील भी भाई जो है मेघालय में ही है। कहाँ पर है? ये भी मेघालय में ही है। इसके बारे में पढ़ते हैं भाई। उमियम झील जो है ये भी पूर्वोत्तर राज्य की मेघालय की राजधानी शिलोंग में ही है भाई। ठीक है, और इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ लेना, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रसिद्ध झील लैंगून झील, जिसको चिल्का, किस राज्य में भी ये स्थित है? तो भाई ये है उड़ीसा में। ज़्यादातर आपसे लैंगून भी दे सकता है, या आपसे चिल्का, दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो आपको बताना है कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो इसका जो क्षेत्रफल है भाई, वो क्षेत्रफल जो है, उसका क्षेत्रफल तो नहीं, इसके बारे में हम इसकी लंबाई के बारे में पढ़ेगी। तो भाई इसकी जो है 70 किलोमीटर लंबी है, और जो है 30 किलोमीटर ये चौड़ी है। 70 किलोमीटर जो है भैया इसकी जो है लंबाई है, और चौड़ाई की बात करें 30 किलोमीटर तक चौड़ी है। आप समझ लो कितनी चौड़ी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत की ताज़ा पानी की झील के बारे में बताना भाई, और ये इसका नाम भी दिया है वुलर झील। तो वुलर झील कहाँ पर है? ताज़ा पानी की झील वुलर झील है जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। और वुलर झील के बारे में यहाँ पे दिया गया है, इसका जो आकार है, जो इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, इसका आकार जो है 30 वर्ग किलोमीटर है, और 260 वर्ग किलोमीटर में जो है बदलता रहता है भाई। इसका जो 30 किलोमीटर से, यहाँ पे बता रहा हूँ, 30 किलोमीटर से 260 किलोमीटर तक जो है अप डाउन होता रहता है भाई। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील किस राज्य में स्थित है भाई? ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र में। और लोनार झील जो है महाराष्ट्र के जो है बुलढाना बुलढाना जिला में स्थित है। और जो ये प्रसिद्ध क्यों है? ये खारे पानी की बड़ी झील है, इसलिए प्रसिद्ध है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांबर झील वो किस राज्य में स्थित है? विश्व में पूछा है, विश्व प्रसिद्ध, जो पूरे विश्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये है भाई राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर।
चलिए उसके बाद इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। और इसके भाई जो समुद्र तल से इसकी यह झील समुद्र से 1200 फीट ऊंचाई पर स्थित है, 1200 फीट ऊंचाई पर स्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल है दिया गया है 90 वर्ग मील है भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वेमनाथ झील किस राज्य में स्थित है? झीलों से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे इसी वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, इस प्रैक्टिस सेट में सारे आ जाएंगे। वेमनाथ झील जो है भाई ये केरल में स्थित है। कहाँ पर है? ये केरल में है भाई। उसके बाद अगला केरल में कहाँ पर है भाई? इसका जो केरल में वेमनाथ झील के जो है शांत किनारे पर बसा है। और कुमारकोम केरल का एक छोटा सा और खूबसूरत नगर है। ठीक, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कोलेरू झील, ये भी क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं क्वेश्चन ये ऐड किया है। कोलेरू झील कहाँ पर है भाई? ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है भाई, आंध्र प्रदेश में। अच्छे से नोट कर लेना कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील किस लिए प्रसिद्ध है भाई? ये मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 160 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमीटर है, इसलिए प्रसिद्ध है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? ये किसी भी इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। चंबल नदी पूछ सकता है। जवाहर सागर कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है? या राणा सागर प्रताप किस नदी पर स्थित है? या गांधी सागर जलाशय किस नदी पर है? इनमें से सिंगल सिंगल करके भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। ये बताना है आपको चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तिब्बत से बहने वाली सांगपो निम्नलिखित में से किस में होकर भारत में प्रवेश करती है? इनमें से बताना कौन से राज्य से होकर जो है भारत में प्रवेश करती है। तो ये चलती है अरुणाचल प्रदेश से, जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर जो है ये भारत में जो है प्रवेश करती है। और इसके बारे में इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो ब्रह्मपुत्र जो है नदी तिब्बत में रहने बहते हुए भारत की अरुणाचल प्रदेश की राज्य में प्रवेश करती है। और असम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है। और फिर इसे बांग्लादेश में प्रवेश करने से जमुना कहा जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? इसको जमुना कहा जाता है। उसके बाद असम में इसको क्या कहता है? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और पद्मा गंगा के संगम के बाद इसकी संयुक्त धारा को मेघना भी कहा जाता है। और जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी जो है वो नदी करती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्या बताना है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन दे। कितने सारे क्वेश्चन बन गए क्वेश्चन से आपके। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की है, तो बताना भाई कितनी है? तो वो है भाई 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की भी कितनी है? इतनी ही लंबाई जो है सिंधु की है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई की हम बात करें तो दोनों की इक्वल है, 2900 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए उसके बाद तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो तिब्बत में जो मानसरोवर झील है वो उसके पास जो नदी का उद्गम है किन में से है? कौन कौन सी नदी का है? तो भाई सिंधु घाटी का भी, नदी का भी है, सतलज का भी है, सतलज और ब्रह्मपुत्र का भी है। ये तीनों का है भाई। ठीक है, उद्गम स्थान। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या पढ़ेंगे तो सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में ही जन्म लेती है। और साथ ही इस क्षेत्र में ही जो है इस क्षेत्र में ही सिंधु नदी से निकलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है? तो क्या नाम है? माजुली। तो माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है भाई? माजुली का निर्माण करने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। और इसके बारे में पढ़ेंगे तो भाई माजुली असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो हर दिन सिकुड़ रहा है और अपना रूप बदल रहा है। प्रदूषण रहित वन्य जीव से भरपूर एक अनोखी सत्र संस्कृति समेटे हुए है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है, ये नदी हो जाएगी आपकी बेतवा नदी। कौन सी है? बेतवा नदी। व्याख्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ते रहना। इसका जो है इसकी लंबाई भी दी है, संपूर्ण लंबाई कितनी है इसके भाई? 480 किलोमीटर है, ये नोट कर लेना, 480 किलोमीटर बेतवा नदी की लंबाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है? तो बिहार का अशोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो कौन से है जो न्यायालय में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में क्या आता है? मूल अधिकार का परिवर्तन आता है।
मूल अधिकार से रिलेटेड जितने भी केस वगैरह जो भी मामले हैं वो सारे जो है किस में आते हैं, वो उच्च न्यायालय और जो है सर्वोच्चतम न्यायालय में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप पढ़ोगे तो सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण अधिकार, परीक्षा, रीट बोलते हैं जिसको, जारी करने का अधिकार दिया गया है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने थोड़े से क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं और ये भी इम्पोर्टेंट लिए हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? किसको मूल अधिकारों को संरक्षण माना जाता है? ये न्यायपालिका को माना जाता है। ठीक है, न्यायपालिका को। उसके बाद मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन जारी करता है? मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश जो है किसके पास होती है? इस पावर किसके पास होती सकती है? राष्ट्रपति के पास होती है भाई। राष्ट्रपति जो है कर सकता है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए आपकी, और लोकसभा का सदस्य भी होना चाहिए। संसद जो है आपकी कौन से अनुच्छेद में है? एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, सरला। ठीक है, ये ट्रिक है आपकी। संसद जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी 79 में, और रह से बन गया आपका ये राज्यसभा, ये हो जाएगी आपकी 80 में, और लय से लोकसभा ये हो जाएगी आपकी 81 में। ठीक है, अनुच्छेद 79 में जो है आपकी संसद है। ठीक है, अनुच्छेद 79 में आपकी संसद है। और आपकी जो राज्यसभा है, राज्यसभा की हम बात करें, राज्यसभा आपकी जो है कौन से अनुच्छेद में हो जाएगी? ये 80 अनुच्छेद 80 में हो जाएगी। और जो लोकसभा है आपकी भाई, लोकसभा, लोकसभा आपकी जो है वो 81 में हो जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मूल अधिकारों का आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध कौन लगा सकता है? ये लगा सकती है भाई संसद। ठीक है, संसद। और संसद के संयुक्त सदनों की बैठक कौन करता है भाई? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपके जो है जी का कंप्लीट, जी के जो है 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। थोड़ा सा इसका जो है इसके बारे में आप पढ़ लेना, जो चीज़ें लिखी है ये सारी व्याख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप इनको ध्यान से करोगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो बात करेंगे, आगे हमारा जो अगला पोर्शन है वो है साइंस का। और साइंस के भी व्याख्या सहित हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम बोलते हैं भाई प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, चलिए उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? जेम्स चैडविक ने करी थी। जेम्स चैडविक ने करी थी। जेम्स चैडविक ने करी थी। और मैंने आपसे प्रोटॉन की खोज पूछा था कि प्रोटॉन की खोज किसने करी, आपसे मैंने पूछा था, तो प्रोटॉन की खोज गई थी रदरफोर्ड ने। किसने करी थी? रदरफोर्ड ने करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्याख्या आप पढ़ लोगे। ये व्याख्या पढ़नी है आपको क्योंकि सारी व्याख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चन मैंने जो है ना व्याख्या वाले लिए हैं, ताकि आप जो आराम से क्वेश्चन करोगे और आपको उनसे कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश जो तरंग है भाई वो अनुप्रस्थ तरंग है। वहीं पे आपसे ध्वनि पूछा जा सकता है, ध्वनि किस प्रकार की है? ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि पूछा सकता है आपसे, तो ध्वनि है अनुदैर्घ्य। यहाँ पे लिखा भी है उसके बारे में, तो पढ़ना है जरूर। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? ये भी पूछ सकता है डायरेक्टली। तो भाई ये हाइगेन के द्वारा दिया गया था। हाइगेन जो है एक वैज्ञानिक हुए, उनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, और न्यूटन ने जो है गति के नियम दिए हैं, ये तो आप सभी को पता है, गति के नियम दिए हैं। और चलिए गति के नियम दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे यहाँ पे जो चीज़ें लिखी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना निर्णय लेने के लिए सहायक होती है? जो कि होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी एक ऐसी जो है परिघटना है जो हमें निर्णय लेने पर सहायक होती है? उससे हमें पता चलता है कि प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। मतलब सिंपल सी बात है, कौन सी घटना है जो हमें बताती है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो भाई ये बताती है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण से हमें पता चलता है कि प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें ये आपको ज़रूर पढ़नी है। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने करी थी? भाई प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज करी थी मैक्सवेल ने। ठीक है, मैक्सवेल ने करी थी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। और कब करी थी? यहाँ पे इन्होंने लिखा है 1864 में की थी। 1864 में जो इन्होंने खोज की थी।
निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कोशिकांग है? तो इनमें से बताना है कि बड़ा कोशिकांग आपको बताना है कि कौन सा है। माइटोकॉन्ड्रिया को तो आपको पता है पावर हाउस को आ जाता है, पावर हाउस का आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्लास्टिड को जो है वो सबसे बड़ा कोशिकांग कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी कोई स्क्रीन पे, पर इससे पहले हम इसकी जो है व्याख्या पढ़े क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लवक जो है एक दोहरी झिल्ली आबंद कोशिकांग होता है और जो कि पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। लवक के बारे में पूछा जा सकता है कि लवक किस में उपस्थित होता है। लवक जो है पादप कोशिका में होता है। उसके बाद यहाँ पे प्लास्टिड शब्द जो है किसने दिया? ये हेकल ने दिया था। उसके बाद प्लास्टिड जो है 3 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है सारे। एक ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्वेश्चन बनता है, एक क्रोमोप्लास्ट होता है और सबसे जो छोटा होता है वो क्लोरोप्लास्ट ही होता है। ये भी पूछा जा सकता है, सबसे छोटा पादप में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो सबसे छोटा पादप भी पूछा जा सकता है, तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट। ये भी बताना होगा आपको, क्लोरोप्लास्ट होता है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है भाई। चलिए कोई इसमें यहाँ पे, ये तो चलो मैं आपको अगले बार बता दूंगा अगले क्वेश्चन में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण जो है वही क्वेश्चन जो आपको बोला था कि ये राइबोसोम को जो है प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। गोल्जी काय की खोज किसने करी थी? कैमिलो गोल्जी ने करी थी, कैमिलो गोल्जी ने करी थी और इन्हीं के नाम पर ही इनका नाम टिका था, कैमिलो गोल्जी काय, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ये सारी व्याख्या आपको पढ़नी है, बेहद इंपॉर्टेंट है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? जब वहाँ पे हम पादप कोशिका की बात करें तो बाहरी आवरण जो है उसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, और जंतु कोशिका का जो है बाहरी आवरण जो उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। जीवाणु, यहाँ पे देख इसके बारे में पूरी व्याख्या दी है, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ें यहाँ पे दी गई है, थोड़ा अच्छे से समझा रखा है। कोशिका के निश्चित रूप प्रदान कर कोशिका को किसके निश्चित रूप प्रदान करने से बनती है? तो कौन सा रूप है भाई? वो है कोशिका भित्ति, जो निश्चित रूप प्रदान करने से कोशिका भित्ति को जो है निश्चित रूप प्रदान करने से कोशिका बनती है। चलिए उसके बाद यहाँ पे इसके बारे में दिखाया है, कोशिका भित्ति है पादप कोशिका का जो है बाहरी आवरण, जिससे मतलब उन्हें कोई चोट वगैरह नहीं पहुँचा सकता। एक झिल्ली होती है जिसको ये पारगम्य झिल्ली होती है, ठीक है। यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं अंतःप्रदवी जालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अंतःप्रदवी जालिका बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। राइबोसोम के बारे में प्रोटीन फैक्ट्री बता दिया मैंने पहले आपको, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, ठीक है। उसके बाद गोल्जी काय का मैंने बता दिया, खोज कैमिलो गोल्जी ने करी थी। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भस्मों का स्वाद कैसा होता है भाई? भस्म जो होती है उनका स्वाद आपसे पूछा जा सकता है, ये होता है भाई खारा। कैसा होता है? खारा होता है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भस्मों के जलीय घोल का आयन कौन सा है? भस्मों के जलीय घोल का आयन जो है वो होता है OH-, ठीक है। क्या होता है? OH-। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सभी लवण क्या होती है भाई? सभी जो लवण होती है वो क्या होती है? ये होती है भाई वैद्युत अपघट्य होती है, वैद्युत अपघट्य होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पीएच का निर्धारण भाई किसने किया था? पीएच की खोज भी पूछ सकता है, सीधा से पूछे तो भाई ये की थी भाई सोरेनसन वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है? शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का पूछा है, H+ का पूछा है, कितना होता है भाई? ये होता है 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन साइंस के जो है टॉपिक वाइज वो ख़त्म हुए और बेहतरीन क्वेश्चन थे, एकदम बढ़िया जानदार क्वेश्चन थे। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे मैथ हमारा स्टार्ट हो चुका है और मैथ में भी हमारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और एक एक चैप्टर से ये क्वेश्चन मैंने जो है एक एक दो क्वेश्चन लिए हैं, वही क्वेश्चन लिया है जो एग्ज़ाम में बनते हैं, ठीक है, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक वस्तु 20% लाभ पर 600 रुपये में बेची गई, क्रय मूल्य आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको CP निकालना है, तो CP आप कैसे निकालेंगे? 100 गुणा आपका विक्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य
और बटे में आपका जो भी है लाभ परसेंट आप डाल दोगे। लाभ परसेंट, लाभ परसेंट लिख सकते हो आप, 100 प्लस लाभ भी लिख सकते हो, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो 100 प्लस लाभ, ऐसे भी आप लिख सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। यहाँ से हम सीपी निकाल लेंगे, बहुत ही आराम से सीपी निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम सीपी बराबर लिखेंगे, सीपी बराबर 100 गुणा आपका विक्रय मूल्य 600 रुपये दिया है, लाभ कितना है आपको 20%, 100 में आप 20 जोड़ोगे तो 120 हो जाएगा। सीधा लिख सकते हो जैसे आपका मन करे। यहाँ से आपको काटा पीटी करनी है, 0 से 0 काटनी है, 12 से आप 60 काट दोगे, 5 बार कट जाएगा। और 100 की गुणा, और यहाँ पे हम जो है 100 की गुणा जो हम 5 में करेंगे तो यहाँ पे आपका 500 बन जाएगा। 500 ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा भाई, बिल्कुल सही आंसर एकदम। अगला क्वेश्चन भाई, किसी संख्या का वर्ग दिया है 1225 और 1225 आपको बताना है किसका वर्ग है इनमें से। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। 25 से देख लो आप, 30 का करके देख लो। 30 की जब 30 में आप करके देखोगे तो इससे आपको एक थोड़ा सा पता चल जाएगा, 3 3 9 यानी कि 900 हो गया ये तो। 30 से ऊपर क्या होता है फिर 40 का करके देख लो। 40 की 40 में गुना करोगे तो 4 चौक 16, ये 16 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसके बीच का है 30 और बीच के बीच का क्या होता है 35, ये हो जाएगा भाई 35 का वर्गमूल। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पहले 10 विषम संख्याओं का वर्गों का आपको योग बताना है। पहले 10 विषम संख्याओं के वर्गों को योग, सूत्र लिख लो भाई, n प्लस 2n+1 और 2n-1। ठीक है, ठीक है भाई, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका सूत्र है। इसके अंदर आप मान पुट करोगे तो यहाँ पे 10 और 10 दूनी 20 प्लस 1 21 हो जाएगा। ठीक है, कोष्ट बंद करेंगे, गुणा यहाँ पे 2 गुणा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं आपको ऐसे भी कर सकते हो, 2 10 दूनी 20, 20 में से 1 गया 19 बन गया आपका। ठीक है, और बटे में कितना है आपका 3 है, तो यहाँ पे 10 गुणा 21 गुणा 19 बटे 3 हो जाएगा। 3 से आप जो है 21 को काटोगे, 3 सते 21। ठीक है, और आप गुणा करोगे 10 सते 70 गुणा आप करोगे 19 की। ठीक है, 19 0 0, 19 सत्ते कितने होते हैं 133। ठीक है, और एक 34, 134। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन बन गया, 19 सत्ते 133। ठीक है, और 133 हम मिस्टेक कर रहे हैं कुछ। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने गुणा जो है करी 70 की, हमने जब 19 में गुणा करोगे तो 1330 आएगा। 1330 ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, सही, हमारी गुणा सही थी बिल्कुल हम। ठीक है, एकदम ओके है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, शानदार जानदार क्वेश्चन है। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 300 मीटर पुल पार करती है। ठीक है, 300 मीटर का जो पुल है वो पार करती है। समय बताना आपको कितना लगेगा उसको पार करने में। तो यहाँ पे पहले आप देखो आंसर के में, आंसर है भाई सेकंड में। तो जो ये किलोमीटर दिया है इसको भाई आप मीटर में बदल दोगे। 60 किलोमीटर को आप जो है जब आप बदलोगे इसको जो है इसमें बदलोगे आप इसको मीटर में, जब मीटर में बदलोगे तो छोटी संख्या ऊपर जाएगी और नीचे आएगी आपकी जो है बड़ी संख्या। 6 से आप काटोगे, 6 3 18 और 6 ढाई 60, 50 बटे आपका हो गया 3 आ गया भाई, 50 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड आपकी जो है चाल आ गई। समय निकालोगे यहाँ से आप, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है आपकी 300 है भाई, और आपकी यहाँ पे चाल कितनी है, चाल आ गई आपकी 50 बटे 3। तो 50 तो नीचे रहेगा, जो नीचे बटे में होता है ना ऊपर चला जाता है, तो ये ऊपर पहुँच जाएगा 3। ठीक है, यहाँ से हम काटा पीटी करेंगे तो भाई 0 से 0 काट दी, और 5 से आप 30 काटोगे, 5 6 30, 6 गुना 3 बच गया आपका, 6 गुना 3 कितना हो गया 18 सेकंड हो गया। 18 सेकंड आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। दो शहरों की दूरी दी है आपको, कितनी दी है 240 किलोमीटर है, और कार की जो है स्पीड दी है वो 40 किलोमीटर से जाती है। तो समय बताना आपको कि उस कितने समय में उसको पार कर लेगी। ठीक है, तो भाई यहाँ पे समय बराबर आपको वही क्वेश्चन है, मतलब फॉर्मूला आपका सेम लगेगा, दूरी बटे चाल लगेगी। तो दूरी कितनी है आपकी, दूरी यहाँ पे जो दी गई है वो 240 किलोमीटर है। दोनों किलोमीटर में है, बदलने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, 60 है। तो 0 से 0 काटेंगे और 6 से आप 24 काटोगे, कितनी बार कट जाएगा 4 बार, 6 चौक 24। तो कितना बन गया आपका 6 घंटे आ गया भाई, 6 आवर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका 4 घंटे आ गया, 6 नहीं 4 घंटे आ गया आपको, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 5,000 रुपये पर 2 वर्ष का जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज बताना कितना होगा।
तो सबसे पहले भाई सूत्र लगाना आपको क्या, साधारण ब्याज का SI बराबर PRT वाला फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, बटे 100। बस इसमें मान पुट करना। आपका मूलधन कितना है आपका भाई 5,000 है, और दर कितनी है भाई 10% है, और 2 वर्ष का समय लगेगा। बहुत भाई कुछ भाई पूछे थे कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या भाई TM में, हाँ बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। 10×5 = 50, दूनी 100, ठीक है। 100 और एक जीरो और लगा देंगे, 1,000 बन गया भाई आपका 1,000। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। TM में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और इतना बड़ा एग्जाम नहीं होता है, ठीक। आप सोच रहे हो बहुत। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 8,000 रुपये पर 3 वर्ष में 2,400 रुपये ब्याज मिलता है। दर बतानी भाई आपको, सेम फॉर्मूला लगाना है बिल्कुल यही, SI बराबर PRT बटे 100। इसी फॉर्मूले से आपकी जो है दर निकल जाएंगी। कैसे निकलेगी, हम यहाँ से दर निकालेंगे, सीधा R निकाल देंगे हम, ठीक है। 100 गुना SI हो जाएगा आपका, साधारण 100 गुना SI हो जाएगा आपका, और बटे में पहुँच जाएगा आपका जो है P और T पहुँच जाएगा बटे में। तो मान टेक दो सीधा, बस यहाँ पे मान टेकेंगे हम 100 गुना SI आपका टेक लेंगे यहाँ पे कितना 8,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है आपका ब्याज दिया गया है यहाँ पे, और हमने मिस्टेक हो गई यहाँ पे आपका जो है, हाँ ब्याज बिल्कुल ठीक है। 100 गुना आपका यहाँ पे ब्याज टेकना है आपको 2,400 रुपये, ठीक है। और आपका यहाँ पे मूलधन नीचे आएगा, मूलधन आपका जो है 68,000 रुपये है, और गुना आपका जो यहाँ पे समय दिया है 3 वर्ष लिए लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 जीरो से, ये 3 जीरो से आप 2 जीरो ये कट गई, ठीक है। कलर चेंज कर ले तो आपको समझना आसान रहेगा। 2 जीरो ये कट गई, 1 जीरो 100 वाली कट गई, ठीक है। 8 से आप 24 काटोगे, 8 3 24, 3 बड़ा कट गया, और 3 से आप इस 3 को उठा दोगे, यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे 10 बचा है, और यही आपका आंसर हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। क्योंकि हमने 100 वाली में 1 जीरो हमने यहाँ से काटी थी, और 1 जीरो बच गई थी 100 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई सरलीकरण का। आपका 18 + 12 दिया है, कोस्ट है, फिर भाग 6 है, और गुना 4 है। आपको बताना है। सबसे पहले आपको मैं बताया, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले भाई कोस्ट आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका फिर भाग, फिर आपकी गुणा, फिर जोड़, फिर कटा, इस तरीके से बड़ा कोस्ट, फिर छोटा कोस्ट, फिर उससे छोटा, ऐसे खुलती है। तो सबसे पहले हम कोस्ट वाले को छोड़ेंगे, करेंगे हम। 18 + 12 कितना हो गया आपका 30 हो गया, और भाग का निशान है, भाग 6 है, और गुणा करेंगे 4, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, 6 से आप जो है 30 को काटेंगे, 6 पंजे 30, 5 बार कट गया, और गुना करेंगे 4। तो 4 और 5 की गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 20 ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा भाई। और ये क्वेश्चन भी बहुत जानदार है भाई, शानदार क्वेश्चन है। अंडर रूट दिया है, वर्गमूल 144 प्लस 3 का वर्ग है, प्लस गुणा 2 है, और ये आपको सोल्व करके बताना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसका अंडर रूट हटा लेंगे, यहाँ पे 12 गुणा 3 का वर्ग लगाएंगे, 3 का वर्ग हो गया 9, और गुना 2 कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे हमने जो है ना प्लस का निशान है, यहाँ पे जो है प्लस है, ये गुना नहीं है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे हम प्लस है, ये प्लस, ठीक है। तो पहले गुना होगी, ठीक है। 12 + 9 दूनी 18 करेंगे, और 18 में जब 12 जोड़ेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा भाई, ये 30 आएगा। ऑप्शन आपको कौन सा, बी राइट हो जाएगा, 30। फिर अगेन बी ऑप्शन राइट। अब क्वेश्चन चलेगा भाई टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन चलेंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जो है ना चैप्टर वाइज लिया। आपको बता, एक काम जो है, ए जो है एक काम को जो है 10 दिन में करता है, ए बी मिलकर उसे 5 दिन में करती है। बी बताना अकेला कितने दिन में करेगा। ए कितने दिन में कर रहा है भाई, 10 में, और ए और बी मिलकर जो उस काम को कर रहे हैं वो कितने, 5 दिन में कर रहे हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 आ जाएगा। 5 दूनी, यहाँ से 5 से 10 से काटेंगे आप, 10 से कम 10, 5 दूनी 10, ठीक है। ए का काम कितना है, एक 10 दिन का एक, और बी का जो ए प्लस बी दोनों का मिलकर आया वो 2 काम आया, ठीक है। तो दोनों का पूछा है ना, तो बी का पूछा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 में से आप 1 घटा दोगे, ठीक है। तो 10/1 हो जाएगा, बराबर आपका 10 आ जाएगा भाई, 10 दिन। 10 दिन आ जाएगा। बी जो है उस काम को जो है कितने दिन में कर लेगा, बी उसको अकेला जो है 10 दिन में फिनिश कर देगा। अगला क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क का है। ए एक काम को जो है 8 दिन में करता है, बी उसे 12 दिन में करता है, दोनों साथ मिलकर पूछा है। यहाँ इस बार जो है दोनों साथ पूछा है, तो पहले हम ए का काम लिखेंगे, ठीक है। ए का काम कितना है, 8 दिन है। कलर चेंज कर लेते हैं। ए का जो काम है 1 दिन का 8 दिन है, और बी का जो काम है वो 12 दिन है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा। ऐसी संख्या लेनी है तो दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 8 3 24, और 12 दूनी 24, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है, दोनों का पूछा है, तो 24/a+b आ जाएगा, a+b। तो 24 बटे आपको 3 + 2 कितना हो गया, 5,
ठीक है। और 5 से आप 24 काटेंगे, 5 चौक 20, 4 बार कट गया, फिर 0 बचे 4, 5 अठे 40, 4.8 आ जाएगा भाई, 4.8, 4.8 दिन आपके आ जाएंगे। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई यहाँ पे पूछा है आपसे, साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री बराबर आपको बताना कितना हो। मतलब वही मान वाला सिस्टम है, सबसे पहले आपको मान याद होने चाहिए, ठीक है। और साइन का उल्टा कोस होता है, कोस का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है। तो साइन 30 का मान पता होगा सभी को, 1/2 होता है। और कोस का मान जो होता है, कोस 60 का मान पूछा है, कोस 60 का मान जो होता है भाई वो होता है, वो भी 1/2 ही होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप टेबल याद करने जाओगे तो टेबल ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आप आराम से याद कर सकते हो। मैंने आपको साइन के मान लिखवा देता हूँ आपको। साइन 0 का मान आपको पता है 0 डिग्री होता है। साइन 30 का मान लिखेंगे यहाँ पे, साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का नाम मान लिखेंगे तो यहाँ पे 1/√2 होता है। और साइन 45 का मान लिखेंगे यहाँ पे, साइन 60 का मान लिखेंगे तो √3/2 होता है। और साइन 90 का मान लिखेंगे भाई यहाँ पे आप, साइन 90 का मान 90 डिग्री का मान लिखेंगे तो भाई 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। इस तरीके से साइन के मान मैंने आपको लिखवा दिए, और इसी रूट में अपोजिट चलते हैं फिर कोस के। चलिए दोस्तों, उसके बाद आगे देखते हैं, एक बार इसको हल करते हैं उसके बाद फिर। तो यहाँ पे आप इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, 2 आ जाएगा, और 1 और 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/2, ठीक है। काटेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा भाई आपका। दोस्तों यहाँ पे आप जो है ना कोस के मान भी लिखवा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। कोस 0 डिग्री, कोस 30 का मान, कोस 45 का मान, कोस 60 का मान तो लिखा है ना, कोस 45 का मान, और कोस 60 डिग्री का मान, और कोस 45 का मान, कोस 60 का मान हो गया ना, कोस 90 का मान, ठीक है। अब आप इनके मान लिख लो, कोस के भी आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो कोस का मान, कोस 0 का मान पहले हम देखें तो भाई 1 होता है, ठीक है। और कोस 30 का मान हम देखने जाए तो √3/2 होता है। और कोस 45 का मान जो हम देखें 1/√2 होता है, ठीक है। और कोस 60 का मान मैंने आपको भी लिखवाया, कितना होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है, ठीक है। और कोस 90 का मान हम देखने जाए, कोस 90 का मान होता है 0। ये कोस का मान लिख लिया आपने। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे tan 45 दिया है डिग्री, और गुणा है साइन 30, गुणा करनी है। तो सबसे पहले आपको tan के मान लिखवा देता हूँ मैं, tan के मान, साइन के लिख लिया हमने, कोस के भी लिख लिए, अब tan के और मान लिख लेते हैं। tan 0 डिग्री, और tan 30 डिग्री, tan जो है हमारा 45 डिग्री, tan आ गया हमारा 60 डिग्री, tan जो आ गया हमारा 90 डिग्री। इनके मान लिख लो दोस्त आप, एकदम बेहतरीन तरीके से मैं अभी लिखवा रहा हूँ आपको। और ये आपसे क्वेश्चन बन रही है, जैसे भी एग्जाम में बन सकती है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। कोस 0 का मान 0 होता है, और tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3 होता है, और tan 45 का मान जो है 1 होता है, और tan 60 का मान जो है वो √3 होता है, और tan 90 का मान जो है वो अनंत होता है भाई, अनंत, ठीक है। ये होता है। अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है, देखना कैसे सोल्व करेंगे। तो tan 45 का मान कितना हो गया यहाँ पे, 1 हो गया भाई, 1, और गुणा साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो ये 1 एकम 1, 1 की गुणा 1 में होगी तो क्या बनेगा, 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा भाई आपका। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है बहुत ही, कोस 0 डिग्री प्लस आपको साइन 90 का मान। इससे क्या है ना, आपके मान याद हो जाएंगे, इसलिए मैंने लिया है। कोस 0 का मान लेना है सबसे पहले आपको। कोस 0 का मान कितना होता है, मैंने ये बताया 1 होता है। और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान जो होता है कितना होता है, जल्दी बताओ। साइन 90 का मान भी जो है आपका 1 होता है, और दोनों को जोड़ देंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। साइन 90 का मान 1 होता है, और कोस 0 का मान 1 होता है, और साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पूरे 50 प्रैक्टिस सेट, जो पूरा 50 प्रैक्टिस सेट का आपका क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हुआ। 50 में से कितने आपके क्वेश्चन एक्यूरेट हुए, क्या आपका आज का स्कोर रहा, क्लास कैसी लगी, कमेंट करके बताना दोस्तों। और 2026 की भर्ती के बारे में पूछे तो भाई जून जुलाई में अपडेट आ रही है, फिलहाल कुछ जून जुलाई में भर्ती होने की अपडेट मिल रही है। कितनी कन्फर्म है अभी मैं आपको 99%, 90% मान के चलो, 99% तो अभी नहीं मानो, पर 90% मान के चलो कि चांस है कि भर्ती हो सकती है आपकी जुलाई में, ठीक है। ये अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। तो भर्ती की तैयारी करते रहिए, जल्द ही आपको पूरी अपडेट मिलेगी। इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी अपडेट, जब भी भर्ती आएगी उससे पहले आपको सूचना मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।